न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग उसी चैप्टर का पार्ट था। क्या चीज बताए तो थे, जो बताया था उतना ही है। अच्छा ठीक है, दोबारा समझाते हैं, है ना, उतना ही है। तो हम रिवाइज मोड में चलते हैं ना, क्योंकि हम जान रहे हैं कि उस चैप्टर में बहुत लोगों को दिक्कत हो, लेकिन हिंदी भूल गए होंगे। जो चैप्टर है ज्वाइन करने दो। गुड मॉर्निंग प्रिस्किला, प्रिस्किला जी, मिथिलेश जी, गुड मॉर्निंग। ये चैप्टर स्टार्ट होना है थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तुम लोग का स्थिति ये है क्या। अरे इसका न्यू पेज कहाँ गया, इसके पहले क्लास नहीं हुआ है क्या? क्या हटा देते हैं वो जो है। ऐसा बात है, तो किधर से निकलेगा, किधर से आएगा? होम में जाना होगा क्या, उसके बाद नोट्स में जाना होगा। ठीक है चलो। गुड मॉर्निंग रीता कुमारी, नितेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नो, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, मन कर रहा है रिवीजन कराने का, है ना। सबसे पहले स्टार्ट होता है हीट से। कहां स्टार्ट होता है? हीट। हीट क्या है? उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा होता है। हीट इज ए एनर्जी, हीट इज ए एनर्जी, है ना, एक ऊर्जा है जिसका एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। और सीजीएस हम लोग क्या यूज करते हैं? कैलोरी। ठीक, कैलोरी। अच्छा, अर्ग होता है, लेकिन हीट के केस में हम कैलोरी यूज करेंगे। हीट के केस में क्या करते हैं? कैलोरी। हाँ, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 या 2 जूल अप्रोक्स। 4.18 लगभग 4.2 हो गया ना, ये जूल हो गया। सरिता जी गुड मॉर्निंग। बताइए, यहाँ पे अब आते हैं टेम्परेचर पे, है ना। टेम्परेचर, ताप, हिंदी में क्या बोलते हैं? ताप। नहीं, मेरा क्लास नहीं है आज, उनका है, मैथ सर का। टेम्परेचर में कितना स्केल होता है? जो शरीर को मापने का जो यंत्र है, जिसको थर्मामीटर बोलते हैं, है ना, ये थर्मोमीटर जो स्केल है, टेम्परेचर जो स्केल है, वो 4 प्रकार का हम बताए थे। हाँ, सेल्सियस, हाँ, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। र्यूमर, ठीक है, र्यूमर था। सेल्सियस में जो है लोअर पॉइंट 0 से लेके 100 डिग्री तक होता है। दिस इज लोअर पॉइंट, दिस इज अपर पॉइंट, है ना, निम्न बिंदु और उच्च बिंदु। फ़ारेनहाइट में कहां से स्टार्ट होता है? 32 से 212। तो डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे? यहाँ लिख देते हैं डिफरेंस, दोनों के बीच का अंतर। ये 100 का अंतर है और ये 180 का है ना। केल्विन में कहां से स्टार्ट होता है? से लेके 300, हाँ, तो 100 का अंतर हो गया। और र्यूमर में 0 से स्टार्ट होता है 80 तक, 80 का अंतर, है ना, 80 का अंतर। क्लियर है? तो देखो, ये एक तरह से ये क्या हो गया, ये आइस पॉइंट है। क्या है ये? आइस पॉइंट है। लोअर पॉइंट क्या होता है? आइस पॉइंट होता है। ये क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस में आइस पॉइंट होता है ना। ये हो गया दिस 100 सेल्सियस पे। तो ये याद रखना है। अगर जिसको ये याद है वो क्या करेगा? रिलेशन निकाल सकेगा, रिलेशन बिटवीन स्केल, रिलेशन एमंग स्केल। स्केल के बीच में क्या संबंध है? जैसे हम बोले, बताए थे, फॉर्मूला ही याद करा दिए थे किस प्रकार करते हैं। जैसे कि सेल्सियस का स्केल माइनस लोअर पॉइंट डिवाइड बाई अपर पॉइंट माइनस का लोअर पॉइंट, ऐसा याद कराए थे क्या? है ना, ऐसा सबको याद रखना है, लोअर पॉइंट। वैसे ही फ़ारेनहाइट में लोअर पॉइंट डिवाइड बाई
है ना, अपर पॉइंट माइनस का लोअर पॉइंट। वैसे ही केल्विन में लोअर पॉइंट डिवाइड बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। र्यूमर में लोअर पॉइंट माइनस अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। क्या हो जाएगा ये? सेल्सियस लोअर पॉइंट 0 होता है ना, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 100। TF फॉरेनहाइट में लोअर पॉइंट है 32 और 180 डायरेक्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? दोनों में घटाएंगे तो 180 हो जाएगा। केल्विन में 273 या दोनों घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। र्यूमर में लोअर पॉइंट तो 0 है लेकिन जो तो नहीं है, दोनों घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला सबके बीच में ये रिलेशन आ गया, बताए थे, है ना। उसके बाद खास तौर पे ज्यादा सवाल तो र्यूमर पे क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं पूछता है, पूछ दिया तो बता दिए, है ना। यहाँ पे सेल्सियस और फॉरेनहाइट के बीच में ये बताए थे कि किस टेम्परेचर पे दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो याद है -40 डिग्री पे दोनों टेम्परेचर सेम होता है ना। यानी हम यहाँ पे ये भी बात किए थे कि किस टेम्परेचर पे दोनों फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होता है, तो वो है -40 डिग्री पे। -40 डिग्री पे एक क्वेश्चन क्लास में भी कराए थे और प्रूव भी किए थे, है ना, कैसे सोल्व करके बताए थे कि -40 डिग्री पे ऐसा होता है। ठीक है, जरा हम टॉपिक देखते चलते हैं क्या क्या है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोमेट्री। उसके बाद एक्सपेंशन पढ़ाए थे, प्रसार, है ना। इसके बाद हम पढ़ाए थे, जैसे कि क्या पढ़ाए थे? थर्मल एक्सपेंशन। हाँ, थर्मल एक्सपेंशन। हिंदी में क्या लिखी थी? हिंदी में उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार पढ़े थे, उष्मीय प्रसार, है ना। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम गर्म करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? फैलता है। उसका क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, एक्सपैंड करता है, प्रसार होता है। और ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बताओ? हाँ हाँ, लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा होगा सुपरफिशियल, सुपरफिशियल या एरियल, है ना, एक्सपेंशन। लास्ट होता है क्यूबिकल या ठीक है, या वॉल्यूमेट्रिक, मेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कौन सा प्रसार? रेखीय प्रसार। क्या बोलेंगे? रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार हो गया, ये हो गया क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार हो गया। और ये आयतन, आयतन प्रसार हम लोग इसको पढ़े थे। तीनों के बारे में ये पढ़े थे। ये जो लेंथ इज इक्वल टू होता है एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही फॉर्मूला था ना। इसमें पढ़े थे सुपरफिशियल में ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और वॉल्यूमेट्रिक पढ़े थे वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? यही पढ़े थे तीनों चीज। अब तुम लोग बता मेरे को, एल तो लेंथ हो गया, टेम्परेचर डेल्टा टी क्या हो गया? राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाए तो कितना लेंथ बढ़ा, तो वो उसमें पढ़ाए थे। अल्फा क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ, हाँ, रेखीय प्रसार गुणांक, है ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है ना। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, है ना, यानी रेखीय प्रसार गुणांक। तो सब में नहीं लिखेंगे हिंदी में, इसमें ये बीटा क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। गामा क्या हो जाएगा? गामा क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, मतलब आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, अब यहां से जैसे अल्फा के वैल्यू पूछता है, जैसे पूछ देता है कि भाई अल्फा क्या है। अल्फा देखो ना सोल्व करके, तो ये हो जाएगा एल माइनस एल नॉट डिवाइड बाई एल नॉट डेल्टा टी। ये
या बोल सकते हैं दिस इज डेल एल, क्या है, चेंज इन लेंथ है ना ये, डिवाइड बाई एल नॉट डेल्टा टी, यानी अल्फा, यानी जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो क्या होता है, वो होता है चेंज इन लेंथ, है ना, यानी लंबाई में वृद्धि डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, वास्तविक लंबाई इंटू राइज इन टेम्परेचर, है ना, ताप में बढ़ोतरी, हाँ कितना चेंज कर रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं वो, ठीक है। सिमिलरली बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, चेंज इन, हाँ चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया डेल्टा टी, वैसे ही गामा हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा टी, याद रहेगा फॉर्मूला, याद रहेगा। और अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या रिश्ता था, अल्फा और बीटा और गामा क्या था, दोनों एक गुना है, ये दो गुना, ये क्या तीन गुना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3, ऐसा बता सकते तीनों के बीच में रिश्ता क्या है, याद आ रहा है। ऐसे भी याद रखेंगे कि लंबाई है, एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई या लंबाई गुने लंबाई, तो अल्फा के दोगुना हो जाएगा ना, ये बीटा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा, गामा क्या है, वॉल्यूम के लिए गामा होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, देखो इसको इक्वल करोगे 3 टाइम्स अल्फा हो जाएगा, तो ये तो याद हो जाना चाहिए, है ना, हमको भी तो याद है, तुम लोग को भी याद हो जाना चाहिए वैसे ही, है ना। तो पता है याद करने का तरीका क्या है, घर में पकड़ो किसी को, बच्चा के जो कुछ ही समझ में आता है, बैठा के पढ़ाओ उसको जबरदस्ती, भाग जाएगा, चॉकलेट दे दो, एक चॉकलेट किसी को पढ़ाओ, जैसे तुम लोग हम पढ़ाते हैं ना, याद हो गया, वैसे ही तुम लोग भी पढ़ाओ, पढ़ाने से याद होता है, ये वो चॉकलेट दो नहीं पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, पढ़वे करेगा। अच्छा देख लो, तो हम स्पीड देने जा रहे हैं, हम तो रिवाइज कर रहे हैं, तो स्पीड जाना पड़ेगा, ठीक है, सब लिखा हुआ है, इसलिए हम बोले भी थे पिछले कल ही बोले थे ना कि रिवाइज कराएंगे। इसके बाद टॉपिक क्या आता है, स्पेसिफिक हीट आता है, बोलो टॉपिक बोलो, इसके बाद कौन सा टॉपिक है, थर्मल कैपेसिटी पहले ही आएगा, पहले स्पेसिफिक हीट आएगा, पहले स्पेसिफिक हीट आएगा, स्पेसिफिक हीट आएगा, उसके बाद हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, हीट या फिर थर्मल कैपेसिटी, है ना, बताओ हिंदी बताओ, विशिष्ट ऊष्मा, ये हो गया विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ये बोलो ऊष्मा धारिता ना, ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता, ठीक है। अब हीट कैपेसिटी को उसमें हम सी से डिनोट किए होंगे और इसको एस से डिनोट किए होंगे, है ना, ठीक है। अब बताओ हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, अच्छा याद नहीं की है, डेफिनेशन कुछ ना है, अरे देखो, हाँ फिर से बोलो, पर यूनिट मास को, यूनिट मास को, एक यूनिट मास को, सही बोल रही है, एक यूनिट मास को, है ना, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देंगे वही क्या होगा, स्पेसिफिक हीट, वो स्पेशल हीट है, क्योंकि यूनिट मास को हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यानी यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देंगे वही क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक, विशेष, स्पेशल मतलब स्पेसिफिक, विशेष, विशिष्ट है, विशिष्ट ऊष्मा है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, dq बाई m इंटू dt, ऐसा कैसे पढ़ते, कैसे है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ऐसे नहीं पढ़ते, देखो अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, यूनिट मास यूनिट टेम्परेचर, यानी अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, यानी कितना हीट दे यूनिट मास को ताकि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, हो गया सिंपल सा, है ना। अब ये बताओ उसमें धारिता एस क्या हो जाएगा, मास नहीं होगा, ठीक कर, ऐसे ही याद की है, नहीं ठीक है, मास हटा दो, हाँ मैंने किसी स्पेशल नहीं है, किसी यूनिट मास के लिए बात नहीं हो रहा है, वो बस ऐसा ही बोल रहा है कितना हीट दे 1 टेम्परेचर बढ़ाने के लिए,
कोई यूनिट मास के बारे में बात नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ dq/dt, मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज यूनिट टेम्परेचर, या पढ़ेंगे इसको हीट पर यूनिट टेम्परेचर, हीट पर यूनिट टेम्परेचर, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई लेंथ, मास बाई वॉल्यूम, तो कैसे पढ़ते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही पढ़ते हैं। तो पीछे हीट पर यूनिट टेम्परेचर, ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर जो है बताओ दोनों के बीच में रिश्ता dq/dt है ना, यहाँ पे जैसे c इक्वल टू क्या है 1/m को अलग कर दो और इसको लिख देते हैं हम लोग dq/dt। और देखा जाए तो यही तो उष्माधारिता है, यही क्या है, उष्माधारिता है। c इक्वल टू s/m, तो हम बोल सकते हैं कि s इक्वल टू क्या हो जाएगा cm, है ना, यानी उष्माधारिता, उष्माधारिता जो है, देखो हर्षी दीर्घ सब हम बराबर कर दे रहे हैं आजकल। उष्माधारिता इक्वल टू क्या हो जाएगा, विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा गुने द्रव्यमान, द्रव्यमान, यानी थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू मास। याद हो रहा है ना, हो रहा है ना याद, फिर पूछेंगे अगला क्लास में, याद नहीं होगा तो, है ना। चलो, ये दोनों का बात हो गया। तो इसके बाद टॉपिक क्या था, टॉपिक पढ़ो, हमको थोड़ा ना एकदम याद रहेगा, चाचा चौधरी हम थोड़े ना है कि सब कुछ। चेंज इन स्टेट, अवस्था के परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन पढ़े थे, परिवर्तन। फिर इसके देखो हम क्या करेंगे ना, अब जितना पढ़ाए हैं सबसे ना क्वेश्चन हम टाइप करा लेंगे, शुरू से लेके जितना पढ़ाए हैं, अब उसको 2 दिन चलाएंगे खाली क्वेश्चंस पे। हाँ हाँ, हमको कराना था, है ना, वो इसके बाद ही हम अगला क्लास में करा देंगे, है ना। तो अगला क्लास हम कराएंगे तो इसको भी लेके चलेंगे, इससे पहले वाले को ले चलेंगे, इसी चैप्टर को। आज तो मेरा चला जाएगा समय इसी में ही, है ना। तो अगला क्लास में जब भी क्लास होगा, यानी इस चैप्टर का हम एमसीक्यू कराएंगे। मंडे बना नहीं होगा मेरा, थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे फिक्स है, फ्री हो गया। हाँ तो एंजॉय करो फिर, यानी पहले सॉलिड, क्योंकि आज रिवाइज कराएंगे तब ना क्वेश्चन होगा, इसीलिए रिवाइज करा दिएगा, अगला क्लास में क्वेश्चन कराएंगे हम। सॉलिड के बाद क्या, सॉलिड को हम लोग हीट देते हैं, यानी जैसे अगर आइस रहेगा, आइस को हम हीट देंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड, है ना। लेकिन वही क्या, आइस किससे बन जाएगा, वाटर में। लिक्विड को फिर से उष्मा दिए, हीट दिए, लिक्विड किससे बदल जाएगा, वेपर में, हाँ गैस में, गैस में बदल जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यही तो था, फिर देते गए। हाँ, सॉलिड जो है इसमें जो है हो गया तो क्या गया, मेल्ट हो गया, क्या हो गया, मेल्ट हो गया, है ना। लिक्विड इसमें वेपर चेंज हो गया तो क्या हो गया, ई वेपोरेट हो गया, हाँ वेपोरेट हो गया, ठीक है। अब सॉलिड से, है ना, हम बोलते हैं कि भाई गैस जो है लिक्विड में चेंज हो जाए, इसको लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं ना इसको, कंडेंस हो गया। यानी अगर बादल को कंडेंस करेंगे, यानी क्या करेंगे उसको, संघनन, संघनन करेंगे तो किसमें, बादल वर्षा करेगा। यानी गैस क्या होता है, बादल गैस के फॉर्म में होता है, उसको क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ाए थे कि कोई ऐसा बताओ कि डायरेक्ट सॉलिड से, है ना, गैस में चेंज हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब्लिमेशन, है ना। हाँ कपूर, इसको बोलते हैं, हाँ सब्लिमेशन। कपूर को सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था होता है ना, उसको हीट देंगे तो डायरेक्ट क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। सब्लिमेशन की हिंदी बोलो, उद्पातन, इतना भेल कर हिंदी लिखे थे उस दिन, उध्वपातन, तब ना है उध्वपातन। अच्छा लगता है तुम लोग के जो है अंग्रेजी हिंदी पढ़ा रहे हैं ना, हमको अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो, हिंदी सीख रहे, बोलो,
ऊर्ध्वपातन, ऐसे, ठीक है, ये हो गया है। हाँ, तुम लोग भी अंग्रेजी भी सीख जा रहे हो, पढ़ ले। से कौन है? हेलो, हाँ बोलो। मॉर्निंग, अच्छा ऑफ है, ठीक ठीक। अच्छा ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, ये आप अलग दूसरा नंबर है क्या आपका ये वाला? ये आपका दूसरा वाला नंबर है ना, आपका नंबर हम सेव किए हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, हम सेव कर लें। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है सर। हाँ नहीं, सही बात है। ठीक, हाँ ठीक है सर, है ना, अभी क्लास में ही है, ठीक सर। ठीक सर। तो ठीक है, ये हो गया ना। इसके बाद बताओ क्या टॉपिक था? गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा यानी छिपा हुआ उष्मा, है ना। गुप्त उष्मा क्यों नाम बोले हैं कि भाई ये वो उष्मा है जो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कराता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्त उष्मा क्या करता है, तो टेम्परेचर में जो है ना नहीं बढ़ाता है, यानी हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, सिर्फ क्या करेगा, फेज चेंज करेगा। फेज चेंज करेगा मतलब अवस्था परिवर्तन करेगा, अवस्था परिवर्तन करेगा, परिवर्तन करता है, अवस्था परिवर्तन करता है। वैसा उष्मा जो अवस्था को परिवर्तन करता है बिना तापमान बढ़ाए, क्या कहलाता है? लेटेंट हीट, है ना। ये दो प्रकार का होता है। पहला, है ना, लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ, अगला आएगा मेल्टिंग पॉइंट ना, मेल्टिंग। और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो इसको फ्यूजन भी बोलते हैं ना, फ्यूजन भी लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन ना। अच्छा, वेपोराइजेशन। चलो हिंदी बताओ इसका। द्रवण गुप्त उष्मा चलेगा, द्रवण की उष्मा, इसमें क्या होगा? वाष्पन की गुप्त उष्मा, ठीक है। ये दो होता है, ये दोनों के बारे में बताओ, है ना। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एल एम से, है ना। ऑब्जर्वेशन कब करते हैं? एल एल भी से, एल भी से, ठीक है ना। यानी एल एम और एल भी के बारे में तुम लोग हमको जानकारी दो। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, द्रवण की गुप्त उष्मा, द्रवण की गुप्त उष्मा। तो ये कब काम देता है? हाँ, जैसे हम बोले थे कि आइस, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होता है, और हाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है। यानी सोचो, आइस को कुछ हम हीट देंगे, इसमें क्या करेंगे, कुछ हीट देंगे तो आइस क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा और उसका अवस्था परिवर्तन होगा, है ना, सॉलिड से लिक्विड में। लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ अवस्था परिवर्तन में ही उष्मा क्या होता है, खपत हो जाता है। बस समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेटेंट हीट ऑफ, हाँ, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। समझ में आ गया ना बात? कोई आपत्ति नहीं है? बस इवोपरेशन में क्या होगा कि वाटर जो है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी खौलता है ना, तो फिर ये क्या इसमें, हाँ, गैस में या गैस में चेंज हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही। स्टीम, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टीम,
तो जब वाटर को और भी हीट जब देते हैं, क्यू मतलब हीट देते हैं, तो ये जो है ना अवस्था को परिवर्तन करता है ना, यानी लिक्विड से गैस में चेंज होता है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर 100 से 101 नहीं करता है, टेम्परेचर उतना ही है, सिर्फ अवस्था को परिवर्तन कर रहा है। अब इस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ, हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो समझ में आ गया होगा, वेपोराइजेशन, ठीक है। तुम्हारा छूट गया था क्या ये वाला? तो लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा के बारे में कोई भी पूछेगा तो बता दोगे, अच्छे से डिस्क्राइब हो जाएगा, है ना। पढ़ो ऐसा है कि दूसरे को पढ़ा सके, है ना। बात अलग है कि सामने वाला बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन पढ़ा सके, है ना, तब जाके तुमको जो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑनलाइन में स्टूडेंट्स कम हो गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गुप्त ऊष्मा का ग्राफ, गुप्त ऊष्मा का ग्राफ, ग्राफ हम जो है एक देखे हुए थे, इस टाइप से ग्राफ था। इधर दिए हुए हीट दिए हुए हैं और इधर क्या है, टेम्परेचर है। मान लेते हैं पहले स्टार्ट होता है, आइस है, -20 डिग्री सेल्सियस पे, क्या है, आइस है ना, इतना ठंडा आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पे। उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कहां पर पहुंच गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पहुंच गया, है ना। आप सोचोगे कि और हीट देंगे तो सीधे ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा, हीट 0 से तुरंत 1 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अभी तक क्या है, आइस ही है, क्या है, आइस ही है। तो यहां पर इसका फेज चेंज होगा, क्या चेंज होगा, अवस्था परिवर्तन। यानी इसको यहाँ पे हीट दिए, यहाँ पे इसको हीट दिए, देखो ये हीट दिया, ये हीट है ना, इधर हीट का ग्राफ है, अवस्था परिवर्तन हो गया। यानी यहाँ पे आइस है और यहाँ पर क्या हो गया, वाटर हो गया, वाटर नीचे लिखते हैं, वाटर हो गया, वाटर हो गया। लेकिन इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी जो हीट जो दे रहे हैं ना, ये जो हीट दे रहे हैं, क्यू, क्यू मतलब हीट, वो अवस्था परिवर्तन कर रहा है। और इसी हीट को लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, है ना। उसके बाद फिर जो है टेम्परेचर बढ़ा, फिर टेम्परेचर दिए, तो अब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, अब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 पे पहुंच गया, कहां पर पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या है, वाटर है ना, अभी क्या है, वाटर है। अब 100 डिग्री से तुरंत 101 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि अब वो लिक्विड से गैस चेंज होगा, अवस्था परिवर्तन, फेज चेंज होगा। मतलब यहां पर तो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। अब यहाँ पे हीट देंगे तो ये क्या होगा, गैस फॉर्म में होगा, लेकिन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है। अब फिर यहाँ से अब फिर जो है अब बढ़ना स्टार्ट होगा, गैस होगा, अभी स्टीम होगा, अब होगा 110, तो 120, समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप से, तो ये जो हीट आ रहा है ना, ये जो हीट है जो अवस्था परिवर्तन कर रहा है, इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो अभी साफ साफ बता दिए। ये ग्राफ समझा दिए थे उसमें भी, है ना। ठीक, इसके बाद का टॉपिक, अब मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। चलो बहुत जल्दी खत्म ही हो गया, देख रहे हो ना, यानी इस क्लास में रिवीजन हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। अब लास्ट टॉपिक पहुंचा हुआ है, सोच रहे हम लोग इसको हटा दें, समझ में आते चल रहा है। तो होता क्या है, जब क्वेश्चन कराएंगे ना अगला क्लास में, तो लगेगा कि अरे सब तो ऐसे ही बन गया, है ना, रिवीजन मोड में ही चल गया। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना। बोलो हिंदी में, तुम कहाँ अंग्रेजी में बोलती है, तुम अंग्रेजी में बोला करो, तुम हिंदी में बोला करो, अंग्रेजी से पढ़े, हाँ मेजोरिटी हिंदी में है। तुम गड़बड़ा देती है ना।
हाँ सही बोली, एकदम सही बोली है। इससे तुमको मिलता है 1 करोड़ रुपए। चलो अब तुम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, हिंदी निकाल लिया हम, है ना। ऊष्मा संचरण क्या है ये? ऊष्मा संचरण, ऊष्मा जो है कैसे मूव करता है। कितना मोड है? 3 प्रकार का मोड होता है, कंडक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, रेडिएशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? रेडिएशन कैसे बोलो? विकिरण। बोलो कंडक्शन की हिंदी? चालन। कन्वेक्शन का? संवहन, संवहन। 3 प्रकार से हीट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करता है, 3 प्रकार से मूव करता है। समझ में आ रहा है बात? 3 प्रकार से मूव करता है। अगर हम देखा जाए ऊष्मा का जो है संचरण जो है 3 प्रकार से करता है, एक अवस्था से एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। तो कंडक्शन में है ना, मेटल में होगा, है ना, मेटल में होगा क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री चार्जेस है, आराम से वाइब्रेट करेगा, हीट ट्रांसफर 1 पॉइंट टू दूसरे पॉइंट पे करेगा। जैसे हम बताए थे कि इसको आग है, ये आग है, यहाँ पर हम लिखे हुए रोड, क्या यहाँ पे? रोड। तो यहाँ से हीट क्या होगा? ये गर्म होगा, ये क्या होगा? गर्म हो गया, हॉट हो गया। अब गर्म क्या होगा? यहाँ से पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए, है ना, हीट यहाँ से आगे बढ़ते पहुंचेगा, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ के पार्टिकल डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर नहीं पहुंचता है, माने खुद जो है पार्टिकल मूव नहीं करता है, यानी पार्टिकल जो है मूव नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है? वाइब्रेट करता है। क्या करता है? वाइब्रेट करता है और एनर्जी ट्रांसफर करता है। एनर्जी क्या करता है? ट्रांसफर करता है ना, बाय बाय कोलिजन। कोलिजन तो टकरा टकरा के, ये पार्टिकल इसके बगल को टकरा के एनर्जी दे दिया, ये पार्टिकल दूसरे को टकरा के एनर्जी दे दिया। ये इसी को हम क्या बोलते हैं? चालन, है ना। यानी अगर यहाँ हॉट बॉडी है तो यहाँ पे क्या है? पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो गया, लेकिन वही लकड़ी होता तो लकड़ी में इतना टाइटली पैक्ड होता है चार्ज, उसमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट ही नहीं कर पाता है, फ्री नहीं है, फ्री आयंस नहीं है। तो यहाँ पे हॉट बॉडी है तो इसको यहाँ से धीरे 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 समय लगता है ना जाने में, धीरे 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 यहाँ से पहुंचते 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 यहाँ पे पहुंचता है, यानी समय लगता है उसको पहुंचने में। यानी पार्टिकल एक्चुअल मूव नहीं करता है, पार्टिकल अपने स्थान पे वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करते हुए ऊर्जा को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह, धीरे धीरे करके यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगा। संवहन में क्या होता है कि पार्टिकल एक्चुअल मूव करता है, पार्टिकल एक्चुअल मूव करता है, यानी गर्म पार्टिकल मूव करके दूसरी जगह पे पहुंच गया, फिर उसी जगह पे क्या जाएगा? ठंडा पार्टिकल आएगा, फिर वो गर्म होकर फिर वो चला जाएगा दूसरे स्थान पे। यानी पार्टिकल एक्चुअल मूव करेगा, एक्चुअल मूव करता है। जैसे एग्जाम, जैसे हम बताए थे कि गर्म पानी, पानी होता है ना, ये वाटर को गर्म कर रहे हैं, ये फायर है, क्या है? फायर है ना, फ्लावर नहीं है, क्या है? फायर, फायर है। तो क्या होगा? यहाँ का पानी गर्म हुआ, गर्म होके ऊपर चला जाएगा, पार्टी के ऊपर चला जाएगा, और इधर जो ठंडा वाला वाटर जो है इधर जाके अपना स्थान लेगा। यानी पार्टिकल जो है एक्चुअल मूव करता है, हम बताया है ना ऐसा। रेडिएशन में क्या होगा कि हाँ, मीडियम है ना, हीट है ना, ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है विदाउट, बिना हीटिंग इंटरवेनिंग मीडियम, इंटरवेनिंग मीडियम। हिंदी में क्या बोले कि ऊष्मा जो है संचरण करता है एक जगह से दूसरे जगह में बिना माध्यम को गर्म किए। जैसे सूर्य का प्रकाश, माध्यम से मतलब नहीं है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य जो है, आग जो है ना, आग वहां से स्टार्ट हुआ और पृथ्वी तक पहुंच गया बिना बीच के मीडियम को, है ना, गर्म किया,
है ना। दूसरा आग, आग जला दिए, आग तापते हैं, मेरे हाथ तक पहुंच गया, वो किस माध्यम से हीट वहां से वहां पहुंच रहा है, वो माध्यम कहलाएगा विकिरण, मतलब रेडिएशन। रेडिएशन समझ में आ गया बात? ये बताए थे, है ना। इसमें थोड़ा सा और बताए थे हमको, जहां तक याद आ रहा है ना। कंडक्शन में बताए थे, कंडक्शन में जो बताए थे कि जो हीट फ्लो करता है, जो हीट फ्लो करता है वो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, वो टेम्परेचर डिफरेंस के रीजन से हीट फ्लो करता है, यानी हीट फ्लो करेगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करता है ना। और साथ साथ बताए थे, ऐसे बताए थे, है ना। थोड़ा चलो इसके बारे में बता देते हैं कि और क्या समझाए थे इसको, है ना। इसमें तो यही बस, इसमें पढ़ने का ज्यादा रहता है एगो इसमें, बाकी इसमें तो बस खत्म कहानी हो गया, है ना। इसमें बताए थे कि मान लेते हैं कि एक हॉट, ये क्या है, हॉट है, ये गर्म है ना। यहाँ पर ऐसे है, ये क्या है, कोल्ड बॉडी है, टेम्परेचर क्या है T2, तो हीट फ्लो करेगा ना ऐसे, गर्म से ठंडा की तरफ हीट फ्लो करेगा। इसका लेंथ मान लेते हैं L है ना। इसका जो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो क्या मान लें, A है, यानी इसका जो एरिया है ना ये वाला A है। तो बोलता है कि जो हीट फ्लो करेगा ना वो एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगा, तो ज्यादा एरिया मिलेगा ना ये हीट फ्लो करने के लिए। बस समझ में आ रहा है। और बताए थे कि टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगा। फिर बताए थे कि टाइम, जितना ज्यादा समय लेंगे, 1 सेकंड में यहां से यहां पहुंचा, 2 सेकंड में और आगे पहुंचेगा, 3 सेकंड में और पहुंचेगा, 4 सेकंड में और हीट जो है निकल रहा है, यानी समय के साथ क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल है। तीसरा बोलता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस की, जितना दूरियां बढ़ाएंगे हीट क्या होगा उतना ही कम पहुंचेगा, है ना। तो इसी को जब हम लोग मिलाते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है Q प्रोपोर्शनल टू, है ना, A T1 माइनस T2 इंटू T बाई L, है ना। जैसे ही प्रोपोर्शन हटाएंगे कांस्टेंट टर्म आ जाएगा KA T1 माइनस T2 इंटू T/L, बताए थे। यानी टाइम को जब इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा Q बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, K T1 माइनस T2 डिवाइड बाई क्या था, L। A भी होगा, है ना, KA लिखवाया था ना फॉर्मूला सारा। यानी इस लोगों को लगता है, क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा इसलिए ज्यादा बता रहे हैं क्योंकि इस अब क्या कर रहा है ना, लेवल को बढ़ा रहा है। सिलेबस तुम देख चुकी हो तो हमको थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है ना, कि चलो कितना हार्ड करेगा, कितना लोग करेगा, तो जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे वहीं से पूछेगा, ठीक है। ये हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हीट करेंट। क्या बोलते हैं, हीट करेंट। हीट करंट इसको नाम दिए थे। अब हीट करंट को हम लोग क्या बोल दिए, IH ऐसा लिख दिए थे, है ना, जिसको dQ बाई dt बोल दिए, है ना। और एक तरह से इसको क्या बोल दिए थे, इसको बोल दिए थे हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से होता है ना। अब इसको क्या बोल दिए थे हम लोग, थर्मल रेजिस्टेंस। याद आ रहा है कुछ कि पार हो रहा है टॉपिक? एक थोड़ा सा याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, उतना देर तो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा किसके प्रोपोर्शनल है ना, ये सब बस फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, है ना। ये वाला थर्मल रेजिस्टेंस, क्या ये, थर्मल यानी उष्मीय प्रतिरोधकता, उष्मीय थर्मल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी उष्मीय प्रतिरोधकता। या प्रतिरोध से, ठीक है। स्पीड हो रहा है क्या ज्यादा, कि समझ में आते जा रहा है ना बात। यानी हम बताए थे, जैसे कि हम बोले कि जो हीट करंट है, हीट करंट है, बार बार लिख रहे ताकि याद हो जाए, वो क्या है, डेल्टा टी। क्या है वो, हम बोल रहे हैं जैसे फॉर्मूला लिखे हैं KA T1 माइनस T2 बाई L, है ना। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
उसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये क्या है, dQ/dt है, यानी हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, उष्मा प्रवाह का दर है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट करेंट। यहाँ लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग T1 - T2 डिवाइड बाई L/KA, हो गया ना। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो वहां लिखे थे T1 - T2 बाई रेजिस्टेंस, यानी अगर इसको कंपेयर करेंगे तो RT थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, तो है L/KA है, क्या है, L/KA है, यानी ये क्या है, ये क्या है, तो ये क्या है, ये है ऊष्मा प्रवाह का दर, ऊष्मा प्रवाह का दर क्या कहलाता है, हीट करेंट, क्या कहलाता है, हीट करेंट, है ना। विद्युत ऊष्मा बोल सकते हैं उसका, क्या बोल सकते हैं हम लोग, विद्युत ऊष्मा। विद्युत ऊष्मा, ठीक है। तो बात है, एक बात क्या हो गया, हीट करंट, हीट करंट का फॉर्मूला डायरेक्ट बताओ क्या हो जाएगा, KA T1 - T2 बाई L। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L/KA, डायरेक्ट थोड़ा लिखना था लेकिन हम समझा दिए पूरा, ठीक है। इसके बाद जो है टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, क्या था, हाँ, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, है ना। यानी बोलते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब हीट यानी रेडिएशन जब उस पे आपतित होता है यानी गिरता है, क्या हो रहा है, हीट गिर रहा है, क्यों, मतलब क्या हो गया, हीट हुआ ना, है ना। हीट यानी हीट फॉर्म ऑफ रेडिएशन, विकिरण के रूप में अगर इस पर गिरता है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हो सकता है कुछ क्या कर जाए, रिफ्लेक्ट कर दे, हो सकता है कुछ क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, है ना, अवशोषण कर ले, है ना, एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषण, अवशोषण कर ले, या फिर क्या हो जाए, कुछ ट्रांसमिट कर दे, ट्रांसमिट कर दे, मतलब पारगमन हो जाए, पारगमन हो जाए, या रिफ्लेक्ट हो जाए, परावर्तन हो जाए, क्या हो जाए, परावर्तन हो जाए। यानी जो हीट है वो तीन प्रक्रिया होता है उसमें, हीट अगर लिया, कुछ एब्जॉर्ब करेगा, QA कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ ट्रांसमिट करेगा, एंड दिस Q इज इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT। क्लियर हो गया बात, यानी यहां से, है ना, इसके हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रावर्तन अवशोषण पारगमन गुणांक, पारगमन गुणांक, यही टॉपिक था, है ना। यानी हम बोल देते हैं, यानी जो हीट दिए हुए हैं, जो हीट दिए हुए हैं वो कुछ हीट जो है एब्जॉर्ब हो गया, कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ हीट ट्रांसमिट हो गया, कुछ हीट एब्जॉर्ब हो गया, कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ हीट ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसमिट हो गया, मतलब हिंदी में कहते हैं अवशोष, कुछ जो है ऑब्जेक्ट जो है कुछ हीट को अवशोषित कर लिया, अपने में समा लिया, या कुछ को क्या कर दिया, प्रावर्तन कर दिया, और कुछ को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, सीधे कर दिया, पारगमन कर दिया, है ना, पारगमन कर दिया। तो उसी में जब हम लोग इसको Q से डिवाइड कर देंगे, Q से डिवाइड कर देंगे सब में,
तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं स्मॉल ए स्मॉल आर स्मॉल टी, ये हो जाएगा। और इसका जो है ए का नाम दिया गया है, हाँ, एब्जॉर्प्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस। आर क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टेंस। टी क्या कहलाएगा? ट्रांसमिटेंस। ठीक है, ये हम पिछला क्लास में पढ़ाए थे। यानी एब्जॉर्प्टेंस जिसको हम लोग बोलेंगे अवशोषण गुणांक, है ना, ये क्या हो जाएगा? परावर्तन गुणांक। ये क्या हो जाएगा? पारगमन गुणांक, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अवशोषण गुणांक। ये इसको कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन, ये यहां रहेगा ना, परावर्तन गुणांक। ये क्या हो जाएगा? पारगमन गुणांक, पारगमन गुणांक। समझ में आ रहा है ना बात? ये चीज है, 3 चीज होगा। तो यहां से पूछ सकता है, तुम लोग से ये पूछेगा, जो है बताइए, जो अवशोषण गुणांक है वो क्या होता है? व्हाट इज स्मॉल ए, एब्जॉर्प्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अंग्रेजी में और हिंदी में पूछेगा कि अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं। तो अवशोषण गुणांक होता है कि कितना हीट एब्जॉर्ब किया आउट ऑफ टोटल हीट। यही ना होगा, यही ना है, देखो ना, ये ना है। क्यू ए बाई क्यू को ही ना ए बोल रहे हैं, है ना। यानी जो है क्या बोलोगे कि स्मॉल ए क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाई टोटल हीट, है ना। यानी क्या है ये? कितना हीट को अवशोषित किया डिवाइड बाई टोटल हीट से, टोटल उष्मा से, है ना। भाई रिफ्लेक्टेंस क्या होगा? तो कितना हीट को रिफ्लेक्ट किया आउट ऑफ टोटल हीट। ट्रांसमिटेंस क्या होगा? कितना हीट को ट्रांसमिट किया आउट ऑफ टोटल हीट। समझ में आ गया बात? ये होगा तीनों चीज। पूछ सकता है फॉर्मूला, तो समझ में आना चाहिए, है ना। पारगमन गुणांक पूछेगा तो क्या है कि कितना हीट जो है पारगमन हुआ डिवाइड बाय टोटल हीट। ठीक है, ये बात समझ में आ गया ना। अब जो है इसके बाद पढ़ाए थे कि चलो ठीक है, बात समझ में आ गया कि ए प्लस ए एब्जॉर्प्टेंस प्लस रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस, तीनों का योग कितना होता है? 1 होता है। तो कुछ वस्तु बताइए जिसका जो है क्या हो जाता है? अवशोषण 0 हो जाए। माने ऐसा ऑब्जेक्ट जो अवशोषण ही ना करे और रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर ये दोनों 0 होगा तो ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगा? 1। यानी पूरा का पूरा जो क्या कर दे, हीट को ट्रांसमिट कर दे, पारगमन हो जाए। तो उसको क्या एग्जाम्पल देंगे? हाँ, परफेक्ट ट्रांसपेरेंट, परफेक्ट ट्रांसपेरेंट। जैसे ग्लास हो गया, है ना। पूर्णतः बोलो, पारदर्शी, पारदर्शक, पूर्णतः पारदर्शक कहेंगे। जैसे ग्लास हो गया, कांच हो गया, कांच में होता है 100% कुछ भी नहीं होता है ना, 100% कुछ भी नहीं होता है। फिर भी हो सकता है कि कांच से हीट तो पास हो जा रहा है पूरा का पूरा, 90% पास होता होगा, 10% गर्म भी हो जाता है, यानी एब्जॉर्ब भी करता है। तो ये परफेक्ट इसलिए क्या बोल रहा है वर्डिंग? पूर्णतः, पूर्णतः जो पार हो जाए, है ना, पूर्णतः पार हो जाए। दूसरा क्या हो जाए? दूसरा है कि बताइए कि ए जो है ना, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाए? 0 है, ट्रांसमिटेंस भी 0 हो जाए, रिफ्लेक्शन 1 हो जाए। मतलब सारा का सारा क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना। तो हम लोग क्या पहनते हैं? हम लोग व्हाइट शर्ट पहनते हैं ना, वैसा व्हाइट, व्हाइट शर्ट या व्हाइट ऑब्जेक्ट, सफेद वस्तु, सफेद वस्तु क्या करता है ना, कि सारा का सारा हीट क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ है लिखा हुआ, पूर्णतः कुछ नहीं, हाँ, पूर्णतः परावर्तक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णतः परावर्तक, है ना। परफेक्ट बोलो,
हाँ, पूर्णतः रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, ये तो बात हो गया। अब तीसरा बात हुआ था, है ना, जो एब्जॉर्ब पूरा का पूरा हो जाए, तो ना ही उसमें रिफ्लेक्शन हो, ना ही उसमें ना ही उसमें ट्रांसमिशन हो। समझ में आया? वैसा ऑब्जेक्ट बताओ जो पूरा का पूरा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ना ही प्रवर्तन करता है, ना ही पारगमन करता है। ब्लैक बॉडी, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। क्या हो जाएगा? ब्लैक बॉडी। क्या है ब्लैक बॉडी? है क्या? परफेक्ट एब्जॉर्बर। चलो दोनों समझ जाना, है ना। पूर्णतः अवशोषण, लेकिन पहले ही बात कर चुके हैं कि 100% नहीं होता है ना। ब्लैक बॉडी के भी एग्जाम्पल दिए थे, है ना। तो लैंप ब्लैक, है ना, और क्या था प्लेटिनम ब्लैक, वो भी 96 से 98% तक काम करता है। तो यहां से हम बताए थे ब्लैक बॉडी के बारे में, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, है ना। हिंदी क्या था इसका? कृष्ण का आदर्श। परफेक्ट क्या बोल दिया? आदर्श कृष्ण का, ये ना है ना, जो पूरी तरह एब्जॉर्प्टेंस क्या हो जाए? 1 हो जाए, रिफ्लेक्शन 0 और ट्रांसमिशन भी 0, है ना। ये पूरा पूरा समा जाए खुद में लाइट को, है ना। उसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? पहला लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक, है ना। लैंप के हिंदी क्या बोलते हैं? दीपक, दीप काजल, दीप काजल। दीप ब्लैक है। कोई भी ब्लैक वस्तु क्या करता है? सारी हीट को, मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। नॉट 100% बट अबव 90%, है ना। क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो कोई भी ब्लैक हो, तो ये स्पेशली लैंप ब्लैक बोला जा रहा है। ये कितना है? 96% है। ये 96% जो एब्जॉर्ब कर लिया, यानी इसका एब्जॉर्बटेंस कितना हो जाएगा? 0.96, 1 से थोड़ा सा माइनर कम है। दूसरा था प्लैटिनम, प्लैटिनम ब्लैक, है ना। तो ये 98% है, एज हो जाएगा 0.98। इसके एक और एग्जाम्पल दिए थे, फेरी ब्लैक। हाँ, एक और एग्जाम्पल है फेरीज ब्लैक बॉडी, है ना। ये क्या ना, एक तरह से कंस्ट्रक्शन है। इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करता है कि जो उसके जाल में फंसा चक्रव्यूह में, वो बाहर नहीं निकल पाता। यानी यहाँ पर चक्रव्यूह किसके लिए बात किया जा रहा है? तो लाइट के लिए। यानी इस प्रकार ये कंस्ट्रक्शन होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट है ना, इस टाइप से। ऐसे छोटा सा जो है यहाँ दिया रहता है रास्ता अंदर घुसने का, और यहाँ पे जो है ना ब्लैक, लैंप ब्लैक से कोटिंग किया रहता है। लैंप ब्लैक यानी दीप काजल, एकदम ब्लैक, ब्लैक कलर से क्या रहता है इसमें? कोटिंग, मतलब सरफेस को पॉलिश किया रहता है। जहां एक बार लाइट घुसा है इसके अंदर, अब ये जो है नहीं निकल पाता है। आपस में क्या होगा? चक्रव्यूह में फंस जाता है इस टाइप से, है ना। ऐसे रिफ्लेक्ट करते रहता है अंदर में, बाहर निकल नहीं पाता है। तो पूर्णतः क्या हो गया? अवशोषण हो गया ना, अवशोषित हो गया, लाइट अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेरिस ब्लैक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर भी बोलो, स्टीफन, स्टीफन्स लॉ। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर किसे कहते हैं? लगता है ज्यादा टाइम जाएगा क्या? टाइम होते जा रहा है। एमिसिव पावर बोलते हैं उत्सर्जकता क्षमता। हाँ, उत्सर्जकता क्षमता, यानी बोलता है कि कितना जो है हीट को एमिट करेगा, हीट कितना एमिट करेगा, है ना, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। क्या कहलाएगा? एमिसिव पावर। हीट कितना इमिट करेगा, है ना, पर यूनिट एरिया। किसी सरफेस से एक यूनिट एरिया में कितना हीट जो है, जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर टी है, तो ये हीट क्या कर रहा है? इमिट करेगा। कोई भी वस्तु को अगर सामने रखेंगे तो हीट, गर्मी निकलता है, हीट निकलेगा। तो हीट जो निकल रहा है इसके यूनिट एरिया से, इसके यूनिट क्षेत्रफल से, है ना, एकांक क्षेत्रफल से, यानी एकांक क्षेत्रफल से
है ना, एकांक समय में कितना हीट निकल रहा है, क्या कहलाएगा, इमिसिव पावर। क्या कहलाएगा, इमिसिव पावर। इसका एसआई यूनिट लिखवाए थे, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, हीट का हो गया जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। जूल सेकेंड को लोग वाट भी बोलते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर। ऐसा हो गया ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद बताओ स्टीफन्स लॉ। ये जो थे सारे विदेशी वैज्ञानिक है, भारतीय तो पढ़ते ही नहीं है। कौन सा लॉ दिया है, इन्हीं लोग खाली फलसफा काम बचल रहता है करने के लिए, है कि नहीं। मान लेते हैं कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, जिसका परम ताप कितना है, T है। क्या है, परम ताप T, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है, परम ताप कितना है, T है। अब जितना ज्यादा T होगा उतना ज्यादा क्या करेगा, हीट को इमिट करेगा जी, नहीं करेगा। कोई गर्म वस्तु गर्म आग में गर्म कर दिए और रख देंगे सामने, तो हीट क्या होगा, इमिट करेगा, और वो भी चारों तरफ से हीट इमिट करेगा, है ना। हीट तो बोलता है कि जो हीट इमिट कर रहा है ना, मानी जो जो ई बोल रहा है, यानी हीट इमिट कर रहा है पर यूनिट एरिया, यानी जो हीट इमिटिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी उष्मा को जो इमिट कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में, है ना। ई वही ना है, ई क्या है, ई है dq बाय a इंटू dt है। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो भी टेम्परेचर है उसका 4 गुना पावर, फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। और यही जब प्रोपोर्शन हटाएंगे कौन सा जाएगा, सिग्मा टी के पावर 4। ये तो बताया था, यहाँ सिग्मा क्या है, हाँ, स्टीफन कांस्टेंट, यानी स्टीफन नियतांक, स्टीफन नियतांक हो गई है, जिसका सिग्मा के, इसको सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा 5.67 10 के पावर -8 ना, ये हो गया, ठीक है। लास्ट में था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, है ना, यानी न्यूटन का शीतलता का नियम, न्यूटन का शीतलता का नियम, है ना। बोलता है कि कोई भी आपसी दिनचर्या में अगर हम देखें, कोई ऑब्जेक्ट गर्म वस्तु को हम सामने रख दिया और हमारा जो परिवेश है क्या है, बहुत ठंडा है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसमें हीट का दर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। हीट का दर मतलब, है ना, कि कितना हीट का दर क्या होता है, मतलब कि हम बोलते हैं, हाँ, किस दर से निकल, मान लेते हैं कि ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर क्या है, T है। इधर हमारा परिवेश है, सराउंडिंग है, परिवेश है। ठंडे के दिन में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, T0 होगा। बोल रहा है किस दर से हीट निकल रहा है, किस दर से हीट निकल रहा है। बोलता है कि जो दर होगा ना हीट लॉस का, है ना, यानी माइनस ले दिए कि हीट लॉस का दर है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कि भाई दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T-T0। यही तो था, बस खत्म कहानी, यही था ना लास्ट में, है ना। तो शीतलता का दर यानी कूलिंग, है ना, रेट ऑफ कूलिंग, यही बताए थे हम कि रेट ऑफ कूलिंग, दिस इज रेट ऑफ हीट लॉस, इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ हीट लॉस, या बोल सकते हैं रेट ऑफ कूलिंग, या बोल सकते हैं शीतलता का दर, यानी ठंडा होने का दर, है ना। समझ सकते हो, इतना तो बुद्धि हो गया है। तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर, वस्तु व परिवेश का
तापांतर के प्रोपोर्शनल होगा, है ना जी? समझ में आ गया बात? पूरा 1 घंटा लग गया, रिवाइज पूरा चैप्टर कर दिए। अब कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो हाँ, यहीं पे अगला क्लास में क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है? चलो, अब इस चैप्टर में कोई शिकायत नहीं है? ठीक है, चलो, थैंक यू। जितना टॉपिक है ना तुम लोगों के सिलेबस में, हम सारे टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं, ताकि भविष्य में क्या है, सिलेबस कम करे या ज्यादा करे, कुछ भी करे, हम अपने परफेक्ट जगह पे हैं।